नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी, आप सभी का अमर उजाला .com में स्वागत है। आज हम अमर उजाला संवाद इको विलेज एक सोसाइटी में कर रहे हैं। यहाँ इको विलेज एक सोसाइटी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं। और सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम तरुण सिंह है और मैं यहीं पे एक S2 टावर है उसमें 002 फ्लैट। सर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं आपकी सोसाइटी की? प्रॉब्लम्स तो बहुत तेरे हैं। जो मुख्य प्रॉब्लम है वो रजिस्ट्री नहीं हो रही है, क्योंकि सुपरटेक जो है सो जमीन का पैसे नहीं दे रहा है। जो अभी इनको स्कीम भी आया था कि 25% डिपॉजिट करिए और रजिस्ट्री स्टार्ट हो सकती है, वो भी नहीं किया। दूसरा, जब से IRP ने टेक ओवर किया है, जितनी प्रॉपर्टी यहाँ की अनसोल्ड प्रॉपर्टी है वो बिकी है और उसका पैसा आया तो कहाँ गया ये भी IRP हम लोगों को नहीं बता रहा है। तीसरा, जो सुपरटेक द्वारा जो चयनित और अपॉइंटेड जो वो सर्विस एजेंसी थी, वो सर्विस एजेंसी जो है सो हम लोगों को ठीक से सर्विस भी नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है। तो अभी उन्होंने चेंज किया, वो भी यूनिलैटरली उन्होंने चेंज कर दिया है, वो दूसरी एजेंसी को लेके आए हैं। तो वो ये सारी यूनिलैटरली जो है सो IRP भी कर रहा है और हम लोगों की आवाज जो है सो सुनी नहीं जा रही है वहाँ पे, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन नहीं हो पा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं शशि भूषण और यहीं पर S3 टावर में रहता हूँ। हमारी मुख्य समस्याएँ हैं यहाँ की इंफ्रा से रिलेटेड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर है, बिल्कुल अपूर्ण है, जिसके चलते काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं निवासियों को। बेसिक चीज़ें हैं, फायर सेफ्टी से रिलेटेड है, STP से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिकल इंफ्रा से रिलेटेड है। ये तीनों बिल्कुल अधूरी हैं, जिसके चलते निवासियों को गर्मी में, सर्दी में हमेशा तकलीफ़ें होती हैं, पावर कट का सामना करना पड़ता है। और इसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की, बिल्डर को हमने ज्ञापन दिया, NPCL को दिया, प्रशासन को दिया, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी जो समस्याएँ हैं, हम चाहते हैं कि प्रशासन और सभी लोग सुनें और हमारी समस्याओं को सॉल्व करें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, अभी हमारे फैसिलिटी से रिलेटेड है। जो फैसिलिटी यहाँ पर काम कर रही थी वाईजी एस्टेट, वो उन्होंने मना कर दिया हमारे फैसिलिटी रहने के लिए। बोल रहे हैं कि हमारे को घाटा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं सर्व कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हिसाब का ब्यौरा नहीं दिया कि कितने मतलब उनके एक्सपेंडिचर्स हैं और कितने मतलब इनकम्स हैं, उसके बारे में उन्होंने नहीं दिया। लास्ट मोमेंट में हमारे जो IRP जो है उनको उन्होंने लेटर लिखा है मेल करके कि हम नहीं देंगे, 60 डेज का दिया। 60 डेज देने के बाद में उन्होंने भी कोई प्रोएक्टिव नहीं किया। जब लास्ट मोमेंट होता है तो उन्होंने बिडिंग के थ्रू किया कि सभी जो वेंडर्स को बुलाया जाए, फैसिलिटी एजेंसीज को, और उसकी प्रक्रिया जो हुई उसमें एयर का कोई रोल नहीं रहा था। उन्होंने यूनिलेटरी आर्बिट्रेरी रूप में डिसाइड कर लिया। 3 हमारे एयर हैं इको विलेज 1 के, तीनों में से किसी से कोई संज्ञान नहीं लिया। तीनों बोल रहे हैं कि हमसे कोई लिया नहीं गया और ऐसी एजेंसी को दे दिया गया जो यहाँ पर पहले काम कर चुकी है। और उसके बारे में काफ़ी गलत परसेप्शन है यहाँ के निवासियों का। स्पेशली जो QSS थी, ये जो ग्रेविटी एजेंसी है, उसे QSS यहीं पर पहले काम करती थी और सिक्योरिटी का देखभाल करती थी। उसके अगेंस्ट लोगों का आक्रोश हुआ, फिर लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो उसको हटा करके एक YG एस्टेट आ गई। वो भी मतलब उतनी अच्छी काम नहीं कर रही है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी आक्रोश है और उसके लिए प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं। हाल ही में भी मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा, जिसका आप लोगों ने विरोध किया कि मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाया गया, लेकिन आप लोगों से परमिशन नहीं ली गई, कोई बैठक नहीं की गई और 2 रुपए से शायद 2.5 रुपए कर दिया गया। सर वो क्या मामला रहा? जी, ऑल ऑफ सडन 4 तारीख को एक मैसेज आता है हमारा YG स्टेट के साथ में। उन्होंने वॉकआउट किया और हम लोगों ने उसका उनके सजेशन को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, ऑनर किया। हमने कहा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, जो भी रीज़न रहा है तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, पर हमें समय चाहिए। ऑल ऑफ सडन IRP ने भी कोई ऐसा पीछे गतिविधि नहीं की कि अल्टरनेट एक 60 दिन का अच्छा टाइम था, IRP फेल हो गई उसको अल्टरनेट ढूँढने में। और ऑल ऑफ सडन YG स्टेट एक 2.5 रुपए वाला 4 तारीख को एक मेल भेजता है कि जी कल से 2.5 रुपए चालू हो गया है। तो ये एक मतलब अगर मैं बात करूँ एज़ अ कंज्यूमर, ये मेरे राइट का हनन है कि आपको अगर कोई भी बदलाव करना है, आप 1 महीने का एक निश्चित समय दीजिए कि 1 महीने तक आपके पास समय है, मुझे घाटा हो रहा है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। अगर आप नहीं देते हैं तो 2.5 रुपए में चार्ज। मेंटेनेंस टीम से जब हम लोगों ने भी बात की थी तो उन्होंने बोला कि हमने मेल से और मैसेज से पहले से ही बता दिया था कि चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं। सर, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मेरे पास 4 तारीख का मेल है, मैं आज भी प्रूफ कर सकता हूँ अगर डॉक्यूमेंट वाइज़ बात करनी है।
4 नवंबर का मेल है, 5 तारीख से अप्लाई हो रहा है वो। तो मेरे पास में कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है। मैं अपने फ्लैट के लिए खुद मेंटेनेंस देने के लिए लायबल हूँ। तो मुझे नहीं पता इस सोसाइटी में आप कैसे कर रहे हैं। मेरे पास जो मैसेज आया वो 4 तारीख का है। महिला सुरक्षा को लेकर सोसाइटी में क्या इंतजाम है, या बाहर पुलिस वैन रहती है और पेट्रोलिंग होती है कि नहीं होती है? नहीं, पहले तो मैं स्टार्ट इससे करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, क्योंकि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं मीडिया के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। कुछ देते तो कुछ चीज़ें सफलता मिलती है, लेकिन नहीं होता है। 14 साल का तो वनवास राम जी का भी पूरा हुआ था, लेकिन हमारा अभी तक नहीं हो रहा है पूरा। तो प्रॉब्लम्स तो यहाँ बहुत। रही बात सुरक्षा की, अगर जैसे आपने पॉइंट उठाया, सुरक्षा विद इन द सोसाइटी एज सच कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी की बात करें। लेकिन अभी हम यहाँ बात बिल्डर की कर रहे हैं। सुरक्षा तो बाहर प्रशासन ने देना है, जो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। और अगर हम बिल्डर की बात करें, हमने काफ़ी आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए, जिसमें कुछ देर टाइम तक फ़ायदा तो हुआ, लेकिन लॉन्ग रन तक फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली हमारी जो रेजिडेंट्स है, हमने डिसाइड किया कि हम एनसीएलटी कोर्ट में ही जाए, जिसके थ्रू सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। और जितने भी ये बिल्डर्स हैं, ये आपको पता है, ये तानाशाही होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती जब तक आप कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाए। और वही हुआ है, जो वाईजी एस्टेट थी, जो सिस्टर कंसर्न है एसटी की, जो पैसा हमारा बढ़ा रहे थे, पैसा बढ़ा भी लिया विदाउट एनी कंसेंट, और जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं दी। वो भी जो अब हमारी अब चेंज हो रही है, वो भी एनसीएलटी और आईआरपी के माध्यम से ही चेंज हो रहा है। जो चीज़ें ठीक हो जाएगी, जो भी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, वो कोर्ट के माध्यम से ही होंगी। चाहे हम कितना भी प्रोटेस्ट करें, कितने भी आंदोलन करें, कुछ नहीं हो सकता। हमें एक प्रॉपर एक चैनल लेना पड़ेगा जो चल रहा है, बस यही इसका सोल्यूशन है। अभी कल एनबीसीसी ने एक रिवाइज प्रपोजल दिया है, उसमें कहा है कि हम किस प्रकार से इनको टेक ओवर करेंगे और कैसे काम करेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? सर पहले जो है एनबीसीसी के प्रपोजल का जो अभी रिवाइज प्रपोजल आया है उसमें हम लोगों के लिए थोड़ी राहत है। पूरी राहत तो नहीं है बट हाँ स्टिल देयर आर सर्टेन रिलीफ पॉइंट्स, क्योंकि पहले एनबीसीसी के प्रपोजल में ये था कि वो फेज़ 2 में जो है इको विलेज 1 को देख रहे थे और वो भी डिपेंड करता था कि फेज़ 1 में उनकी कैसे कंस्ट्रक्शन होगी, क्या उनके फाइनेंशियल लॉसेस या जो है बेनिफिट्स होंगे या प्रॉफिट होगा बेस्ड ऑन दैट। लेकिन अभी एनबीसीसी ने आर्बिट्री सबको बोला है कि हम 12 से 36 महीने के अंदर हम सारा कुछ बना के देंगे। दूसरा उसमें जो है बहुत सारी जो क्लॉजेस जो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट थे वो हटा दिए हैं। बट एनबीसीसी के अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस के बारे में अगर आप बोलोगे तो मेरे को एक पॉइंट वहाँ दिखता है जिसमें एनबीसीसी ने ये बोला है कि हम जो है सोसाइटी को 18 से 24 महीने तक मेंटेनेंस देंगे, जो हमें कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ में एनबीसीसी जो है फैसिलिटी दे रही है। हमने मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके टच में भी हूँ, बट वहाँ पे एज पर एक्सपेक्टेशन जो है फैसिलिटी मैनेजमेंट एनबीसीसी का जो है सही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है फैसिलिटी हमको किससे लेना है, क्या लेना है, इट शुड बी इधर रेसिडेंट, अगर वहाँ पे एओए है तो एओए देखे, अगर कोई और दूसरा माध्यम है तो ये राइट जो है रेसिडेंट्स का ही होना चाहिए, क्योंकि हम ही जो है कंज्यूमर है और हम ही जो है सर्विस प्रोवाइडर को चूज करने का राइट रखते हैं रादर देन कि आप हमको इम्पोज करो कोई भी। जी, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो अभी सबसे ज़्यादा हॉट मुद्दा है अपनी सोसाइटी का, वो मुद्दा है कि फैसिलिटी चेंज हो रही है, उसके लिए क्या प्रोविजंस हो रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि सबसे पहले वाईजी स्टेट ने हमें एक नोटिस पीरियड दिया है पूरी सोसाइटी में, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हर जगह घूमता है कि क्या वाईजी स्टेट ने नोटिस दिया। हाँ, वाईजी स्टेट ने एक नोटिस दिया। उसने नोटिस में अपने में बहुत सारी बातें कही कि मेरे को लॉस हो रहा है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, करूँगा तो सिर्फ पैसे बढ़ाने के बाद ही काम करूँगा। तो उसने एक अपना तर्क रख दिया था, लेकिन आईआरपी 60 दिन तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने अचानक से जैसे ही कोर्ट में एक पॉइंट आया, जैसे शैलेश भैया ने बताया कि 20वां एक पॉइंट आया कि भाई यहाँ के रेजिडेंट के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको वाईजी स्टेट जो काम कर रही है उस पर सुधार लाने के लिए आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर उसने नोटिस पीरियड दे दिया है तो आईआरपी को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि वो क्या एक्शन ले। तो उन्होंने आईआरपी ने अपने आगे प्रोसीड किया और उसने जो एक पॉजिटिव पॉइंट कहेंगे पूरे रेजिडेंट के लिए, उसने एक एस्कोर अकाउंट खोल दिया, स्कोर अकाउंट, जिसमें सारे रेजिडेंट का पैसा जाना चालू हो जाएगा, चाहे वो कोई भी एजेंसी करे, लेकिन अब सारा पैसा उस अकाउंट में जाना चालू होगा। तो ये एक रेजिडेंट के लिए एक राहत की खबर है कि हमारा पैसे का कंट्रोल हमारे पास रहेगा, आईआरपी के पास रहेगा और चुने हुए एआरस के पास रहेगा। सबसे पहला पॉइंट ये बहुत सुखद है। दूसरा, जो बढ़ा हुआ पैसा था जिसका विरोध अभी सारे रेजिडेंट कर रहे हैं, जो 50 पैसे बढ़े हुए थे, वो आईआरपी की पहली पहल ये थी कोई भी एजेंसी आए लेकिन रेट यही रहना चाहिए। तो उस पहल के तहत उन्होंने जो भी एजेंसी अभी लाई है वो 2 रुपये में ही लाई है, जैसा उन्होंने अपनी मेल में लिख के दिया है सारे रेजिडेंट्स को कि भाई हम 2 रुपये ही चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये एक रेजिडेंट के लिए थोड़ी सी राहत की सांस है।
जी आप कुछ कह रहे थे। जी, सुमित जामल ही आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, वाईजी ने गेम खेला कि बोला भैया मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ, आइदर आई शुड इंक्रीज द रेट और आई विल लीव। उसने एक मेल डालता, आईआरपी की ज़िम्मेदारी थी विदिन 60 डेज़ काम करता, कि बिना रेट बढ़े आपको करना होगा या हम एजेंसी ले आते। अब जब वाईजी ने बोला भैया नहीं मैं रेट बढ़ा के कल से ले रहा हूँ, तब सडन में आईआरपी ने कॉल रखी यार साहब, उन्होंने बोला एक एजेंसी पता कर लेते हैं जो बेहतर होगी, प्लस उन्होंने ग्रेविटी का सजेशन भी दिया क्योंकि ग्रेविटी ने सुपरटेक में टेकओवर वो सॉरी केप टाउन में लिया है। लेकिन अब ये हुआ जब दोनों यार 3 है लेकिन मैं 2 वो जानता हूँ, विजय चौहान और महेंद्रा जी, इन्होंने 7-8 एजेंसी जो विजय जी ने 4 एजेंसी महेंद्र जी ने दिया, उसमें कुछ एजेंसी आई थी जो कम रेट पे करने को तैयार थी। बट ये हुआ कब आईआरपी के हम अगली मीटिंग का या कॉल का वेट करें, बट सडन आईआरपी बोले भाई नहीं ग्रेविटी है, और ऐसा लगता है कि ये एक पटकथा कहीं बैकएंड में लिखी गई थी, उससे बहुत एजेंट्स में रोष भी है। लेकिन लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब वाईजी एक बहाने जा रही है, नए एक साथ काम करते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा यहाँ फ्लैट है, हम यहाँ रहते हैं, हमें कैसा मेंटेनेंस चाहिए, कितना देना है, रेट कम देना, वो रेजिडेंस का राइट्स में आना चाहिए। कहीं की आईआरबी लगता है कि ठीक करा, फिर कुछ निर्णय उसके लगता है कि तानाशाही है, वो हितेश गोयल जी को नहीं करना चाहिए। बाकी और जो सीनियर टीम लगी हुई है, कोर्ट वगैरह में कर रहे हैं, बट ये जो निर्णय हुआ ये, और वाईजी ऑलरेडी बढ़ा के रेट ले रही है। नई जो कंपनी वो शायद 2 पे रेडी है, बट नई कंपनी को कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ बैकएंड कनेक्शन। तो उसमें अगर निम्बस या कुछ नाम हम लोग दिए थे वो मान जाते, तो शायद ₹1.5 या कुछ पे ही वो कोट किए थे, बट वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुआ। इस पे थोड़ा सा रोष है लोगों का। आप कोई पॉइंट बता रहे थे जी। मेरा पॉइंट ये था कि जो क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस चल रही है, इसमें इस समय जो मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो आईआरपी है, बिकॉज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होने के नाते उनको ही स्टेचुटरी पावर है कि वो डिसीजन लें। एंड आईआरपी का जो, क्योंकि इनिशियल फोकस जो होता है वो रेजोल्यूशन की तरफ ही होता है, तो वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के जो इंटरेस्ट हैं उन्हीं को लुक आफ्टर कर रहे थे इनिशियली। बट देन जब मैंने बताया लास्ट हियरिंग में, कोर्ट ने उनको बोला कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो भी मोर देन 6,500 रेजिडेंट्स हैं, और जो मनी इन्वॉल्व है वो crores ऑफ रुपीज़ है फॉर मंथली एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, देन ही हैड टेकन सम, मतलब ही हैड स्टार्टेड वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। मगर उसमें क्या हुआ, क्योंकि वाईजी स्टेट ने बहुत छोटा सा नोटिस दिया, मतलब नोटिस 60 डेज का था, बट आईआरपी गॉट एक्टिवेटेड ओनली 2-3 डेज बिफोर द फाइनल डेट ऑफ नोटिस। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो भी उन्हें अल्टरनेट 2-3 लोग समझ में आए, उनके प्रपोजल को कंसीडर कर एक डिसीजन ले लिया कि एक कोई पार्टिकुलर एजेंसी, आई डोंट नो एग्जैक्टली द व्हाट इज द नेम, बट उस एजेंसी को उन्होंने फाइनलाइज कर दिया और सॉर्ट ऑफ इम्पोज कर दिया रेजिडेंट्स के ऊपर, विदाउट एक्चुअली टेकिंग दिस डिसीजन इन ए वेल ड्रॉन प्रोसेस where when crores of rupees are involved, then there is a process involved. You invite tenders, or maybe you at least express your intention to invite tenders कि भाई हमारे यहाँ इस तरह की एक रिक्वायरमेंट है, एंड कौन कौन से उसके बिडर्स हो सकते हैं, उनके देन प्राइस कंसिडरेशन, कोटेशंस वगैरह को फिर एक कंपैरेटिव उसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, देन दे शुड टेक अ डिसीजन। अब इसमें हुआ क्या है, उन्होंने 4, 5, 8, 10 लोगों, पता नहीं कितने लोगों को किया कंसिडर, एंड L1, 2, 3 कर इमीडिएटली विद इन 2 डेज 3 डेज डिसीजन लेकर इम्पोज कर दिया। तो इसकी जरा प्रोसेस थोड़ी ज्यादा ट्रांसपेरेंट। आप कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्डर्स हैं उनको एक मैसेज जा सकता है आपके थ्रू कि अगर कोई भी एजेंसी आती है कॉर्पोरेट में या किसी भी सोसाइटी में, प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्रोसेस में लिखित में होता है कि ₹2 का हम चार्ज है, बस ₹2 में हम इतनी मैन पावर प्रोवाइड करेंगे, ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे जो गेम हुआ है, किस तरीके से मिली भगत हुई है कि सीधा सीधा बोल दिया गया कि एजेंसी आएगी, वो एजेंसी एक्सेप्ट है, बट एजेंसी क्या ₹2 में क्या सर्विस हमें प्रोवाइड करेगी? सर्विस का मतलब कोई भी एजेंसी ₹1 में काम करने को तैयार है, अगर 50 या 100 ही वर्कर, मतलब मानो कि गार्ड्स या सोसाइटी में जो भी हमारे साफ सफाई कर्मचारी लगते हैं, तो ₹100 में भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो, मैन पावर का डिटेल आए, क्या फैसिलिटी, क्या सुविधाएं हमें प्रोवाइड होगी, एजेंसी ग्रेविटी आए या कोई भी आए, उस पर हमें कोई डाउट नहीं है, वो तो जो भी प्रोसेस है आईआरपी का उसको मानना है, बट डिटेल में इसका सारी इन्फॉर्मेशन रेजिडेंट के साथ शेयर की जाए, और रेजिडेंट जो भी मिलजुल कर अपना एक डिसीजन ले, उसको सहमति से फॉलो किया जाए। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लास्ट सवाल ले रहे हैं हम लोग, और आप कुछ कहना चाह रहे थे। इतनी जो आपके जानकारी में आई सारी बातें हैं। इसकी अतिरिक्त ये सबसे बड़ा फंडा ये है कि सोसाइटी में जितने भी फ्लैट ओनर्स बहुत दिनों से रह रहे हैं, उनकी इमीडिएट रजिस्ट्री हो, सबसे पहला फंडा। नंबर दूसरा ये है कि ये कहते हैं कि हमें घाटा चल रहा है, ये चल रहा है अपने मन में, तो मेरा कहना ये है कि अकाउंटेंट जनरल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा इनका ऑडिट कराया जाए। अगर ये मतलब उसमें बतावें कि क्यों नहीं चाहते हैं ये ऑडिट कराना, उससे नीचे से कोई
ये केवल जितने भी ये फंड इवन देन राष्ट्रपति का जो भवन है, राष्ट्रपति हाउस है, प्रधानमंत्री हाउस है, सबका अकाउंटेंट जनरल, सीएजी, कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरी बॉडी का जो है ना ऑडिट करते हैं। ये किसी से ऑडिट नहीं कराते हैं। जब कहते हैं कि हमको घाटा हो रहा है, तो हमारा दूसरा इशू है कि इनका अकाउंटेंट जनरल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा ऑडिट होना चाहिए। तीसरा ये है कि हमारे लोगों के जो पैसे हैं, जैसे मेरे मैं बता नहीं रहा हूँ मैं कौन कहूँगा, यहीं का रेजिडेंट, मेरे 8 लाख रुपए के करीब निकल रहे हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट किया आपने और एग्रीमेंट में भी आप कंडीशन नहीं कर रहे हैं उसको फुलफिल, और मेरा जो ओवर ड्यू निकल रहा है आप पे 8-9 लाख रुपए, तो मेरे जो ड्यू थे मैंने उसमें एडजस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं कहा, बोले फिर से दो अलग से, वो अलग से अभी हमसे ले लिया और हमारा एडिशनल पड़ा है। अब एक इन्होंने नया फंडा क्या निकाल दिया कि IRP इधर उधर कर दिया। उन्होंने हमसे स्टेटमेंट लिए, डॉक्यूमेंट्स लिए, तो IRP में चला गया, JVCT में चला गया, फलाने में चला गया, ढिमाके में चला गया, तो कोर्ट में हम जाने को अनेबल टू कोर्ट हो गए। हम कोर्ट में भी नहीं जा सके। तो अंकल जी बात को आगे करता हूँ, कंप्लीट तो यार पूरी बात कंक्लूजन तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा ना। मेरा केवल ये है कि हम लोगों को राइट मिले कोर्ट जाने का। हमको IRP पे और इनसे हमको कोर्ट पे विश्वास है केवल। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर जो कंज्यूमर फॉर्म में जाए, कहीं भी जाए, तो वो कहते हैं कि ये आपका IRP में टेकअप है, इसलिए यू कैन गो एनी वेयर। तो मेरा सबमिशन यही है, मेरे 4 पॉइंट हैं। रजिस्ट्री कर दी जाए, हमको फ्री कर दिया जाए कि हम कहीं भी कोर्ट कचहरी जाएं। तीसरा, हमारा पैसा वापस कराया जाए जो है। चौथा, इनसे अकाउंटेंट जनरल इलाहाबाद से ऑडिट कराया जाए। नहीं, ये अंकल जो बोले इससे पूछता कि लोगों में रोष भी इस बात का कि हम लोग वाइस से हेल्पलेस फील कर रहे हैं। कहीं नहीं गवर्नमेंट का रोल है कि कैसे कोर्ट ही हर काम कैसे करेगी, तो ये लोगों में रोष भी है जो है। एक बार हाँ जी, मैं अरुण गुप्ता A2 टावर से। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने पिछले महीने या अक्टूबर में हल्ला बोल किया था। जो मेन यहाँ का मुद्दा है जो अवैध वसूली का, वो अभी तक शायद किसी ने नहीं बोला है, जिसके कारण से हम प्रताड़ित हैं। और इस सोसाइटी में जो भी मेंटेनेंस एजेंसी है, वो एक अलग से कंपनी हायर कर लेती है, टेम्परेरी कंपनी, जो कि अवैध वसूली करती है। जैसे कि आपका कोई भी टेनेंट आया, उससे 6,000 रुपये लेना, या आपका मेड है, कारपेंटर है, या कबाड़ी वाला है, इनसे अवैध वसूली होती है, जो कि जिससे प्रताड़ित होकर लोगों ने यहाँ पे हल्ला बोल किया। और शायद 4 अक्टूबर को किया। उसके बाद 4 लोगों जो हम रेजिडेंट्स थे उनके ही खिलाफ एक मुचलका भरने के लिए आ गया। तो और उसने क्या किया है कि साइड में लोकल गुंडे रख रखे हैं, ठीक है, वो माहौल ख़राब करते हैं, ठीक है। तो अभी महेंद्र जी जो है जंतर मंतर पे जा रहे थे प्रोटेस्ट के लिए, उन पे भी अटैक कराया गया, जो लोकल गुंडे थे, जो कि ये नहीं चाहते थे कि ये अपनी आवाज़ें उठाएं रेजिडेंट्स, फिर भी वो गए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि जो बिल्कुल अवैध वसूली का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण ही हम लोग रोड पे आए थे और अवैध वसूली के खिलाफ हम लोगों ने एक मोर्चा खोला था। और इसी के कारण धीरे-धीरे एक बहुत बड़ा एक सफलता मिली है, कि YG स्टेट यहाँ से जा रही है आज के दिन। और हुआ क्या, IRP ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक, या अब उस पे क्या प्रेशर रहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये है उसने अपनी मर्जी के मुताबिक एक ग्रेविटी नाम की कंपनी ला दी, जो कि पहले से ही बदनाम। तो मेरा कहना है कि अगर नई कंपनी भी आती है ना, तो वो अवैध वसूली बंद होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को यहाँ राहत मिले। दूसरा रजिस्ट्री का मुद्दा है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है। अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा ये है कि IRP का जो मेन काम है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना, यहाँ आपका सिविल काम करना, लिफ्ट का काम कराना, वो बिल्कुल भूल बैठा है। तो वो काम स्टार्ट करवाएं। वो किस लिए रुका हुआ है, तो सिविल का काम बहुत जल्दी स्टार्ट करवाएं, जिससे कि हमारी कुछ लिफ्ट तो बिल्कुल रेडी हैं और उनका पैसा भी आ चुका है, अप्रूवल भी आ चुका है, लेकिन वो अभी भी वहीं के वहीं रुकी हुई हैं। तो सिविल का काम स्टार्ट। लास्ट एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ जी, आप बोलिए, बताइए। सबसे बड़ी बात है, अभी IRP के पास हम मानते हैं बहुत पावर है, उससे थोड़ी कम पावर ARs के पास है, लेकिन यहाँ के रेजिडेंट के पास बिल्कुल पावर नहीं है। तो अभी यहाँ के रेजिडेंट ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि सभी टावर को मिला के एक बॉडी बनाई जाए। उसको AOA नहीं बोलेंगे, हम कमेटी बोलेंगे, जो सुपरवाइजरी या प्रोविजन कर सके, ट्रांसपेरेंसी रखे, पारदर्शिता रखे। क्योंकि अब स्कोर अकाउंट खुल चुका है और सारा पैसा एक कॉमन अकाउंट में जा रहा है सारे रेजिडेंट का। तो एक बॉडी बनेगी, पर टावर वाइज इलेक्शन होके एक या दो रिप्रेजेंटेटिव हर टावर से आएंगे, उनके टावर से इलेक्ट होके, तो एक बॉडी बन जाएगी
जो बॉडी उस पर पूरी निगरानी रखेगी हर एक डिपार्टमेंट पे। कुछ लोग सिक्योरिटी में, कुछ लोग फाइनेंस में जो अच्छे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में। तो ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं और उसकी जल्द से जल्द प्रक्रिया करने की तैयारी है, ताकि जो भी नया एजेंसी आए उसको कम से कम ये डर रहे कि भाई ये 50 या 60 लोग इकट्ठे खड़े हैं। हाँ जी, मैं अरुण गुप्ता A2 टावर से। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने पिछले महीने या अक्टूबर में हल्ला बोल किया था। जो मेन यहाँ का मुद्दा है, जो अवैध वसूली का, वो अभी तक शायद किसी ने नहीं बोला है, जिसके कारण से हम प्रताड़ित हैं। और इस सोसाइटी में जो भी मेंटेनेंस एजेंसी है, वो एक अलग से कंपनी हायर कर लेती है, टेम्परेरी कंपनी, जो कि अवैध वसूली करती है। जैसे कि आपका कोई भी टेनेंट आया, उससे 6,000 रुपये लेना, या आपका मेड है, कारपेंटर है, या कबाड़ी वाला है, इनसे अवैध वसूली होती है, जो कि जिससे प्रताड़ित होके लोगों ने यहाँ पे हल्ला बोल किया। और शायद 4 अक्टूबर को किया। उसके बाद 4 लोगों जो हम रेजिडेंट्स थे, उनके ही खिलाफ एक मुचलका भरने के लिए आ गया। तो और उसने क्या किया है कि साइड में लोकल गुंडे रख रखे हैं, ठीक है? वो माहौल ख़राब करते हैं, ठीक है? तो अभी महेंद्र जी जो है जंतर मंतर पे जा रहे थे प्रोटेस्ट के लिए, उन पे भी अटैक कराया गया, जो लोकल गुंडे थे, जो कि ये नहीं चाहते थे कि ये अपनी आवाज़ें उठाएं रेजिडेंट्स, फिर भी वो गए, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि जो बिल्कुल अवैध वसूली का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण ही हम लोग रोड पे आए थे और अवैध वसूली के खिलाफ हम लोगों ने एक मोर्चा खोला था। और इसी के कारण धीरे-धीरे एक बहुत बड़ा एक सफलता मिली है, कि वाईजी स्टेट यहाँ से जा रही है आज के दिन। और हुआ क्या, आईआरपी ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक, या अब उस पे क्या प्रेशर रहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये है उसने अपनी मर्जी के मुताबिक एक ग्रेविटी नाम की कंपनी ला दी, जो कि पहले से ही बदनाम है। तो मेरा कहना है कि अगर नई कंपनी भी आती है ना, तो वो अवैध वसूली बंद होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को यहाँ राहत मिले। दूसरा रजिस्ट्री का मुद्दा है, और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है। अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा ये है कि आईआरपी का जो मेन काम है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना, यहाँ आपका सिविल काम करना, लिफ्ट का काम कराना, वो बिल्कुल भूल बैठा है। तो वो काम स्टार्ट करवाएं। वो किस लिए रुका हुआ है, तो सिविल का काम बहुत जल्दी स्टार्ट करवाएं, जिससे कि हमारी कुछ लिफ्ट तो बिल्कुल रेडी हैं और उनका पैसा भी आ चुका है, अप्रूवल भी आ चुका है, लेकिन वो अभी भी वहीं के वहीं रुकी हुई हैं। तो सिविल का काम स्टार्ट। लास्ट एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ जी, आप बोलिए, बताइए। सबसे बड़ी बात है, अभी आईआरपी के पास हम मानते हैं बहुत पावर है, उससे थोड़ी कम पावर एआरस के पास है, लेकिन यहाँ के रेजिडेंट के पास बिल्कुल पावर नहीं है। तो अभी यहाँ के रेजिडेंट ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि सभी टावर को मिला के एक बॉडी बनाई जाए। उसको एओए नहीं बोलेंगे, हम कमेटी बोलेंगे, जो सुपरवाइजरी या प्रोविजन कर सके, ट्रांसपेरेंसी रखे, पारदर्शिता रखे। क्योंकि अब स्कोर अकाउंट खुल चुका है और सारा पैसा एक कॉमन अकाउंट में जा रहा है सारे रेजिडेंट का। तो एक बॉडी बनेगी, पर टावर वाइज इलेक्शन होके एक या दो रिप्रेजेंटेटिव हर टावर से आएंगे, उनके टावर से इलेक्ट होके, तो एक बॉडी बन जाएगी, जो बॉडी उस पर पूरी निगरानी रखेगी हर एक डिपार्टमेंट पे। कुछ लोग सिक्योरिटी में, कुछ लोग फाइनेंस में जो अच्छे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में। तो ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं और उसकी जल्द से जल्द प्रक्रिया करने की तैयारी है, ताकि जो भी नया एजेंसी आए उसको कम से कम ये डर रहे कि भाई ये 50 या 60 लोग इकट्ठे खड़े हैं, एज ए चुने हुए लोग खड़े हैं, जो आपके अगेंस्ट कभी भी एक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, सोसाइटी के लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्हें उम्मीद है कि इन समस्याओं का निवारण निकलेगा। अगले हफ्ते अमर उजाला संवाद फिर किसी नई सोसाइटी में होगा। तब तक के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।